ठीक है। सो लास्ट हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड वाइब्रेशन, है ना। ठीक है, ये चीज डिस्कस की थी हमने लास्ट, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है। अब इसमें क्या था, हमारे पास जो सॉल्यूशन था, बेसिकली सिस्टम हमारे पास कुछ ऐसा था। ठीक है, ये सिस्टम था एंड इस पे आपका जो फोर्स लग रहा है इट इज व्हाट एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से हार्मोनिक फोर्स। ठीक है, फोर्स आपका लगा था विद सर्टेन फोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, फोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो सिंपल स्टैटिक लोड, ये क्या है, डायनामिक लोड है। ठीक है, इस तरीके से आपका केस था। अब देखो, और इसमें हमने जब सॉल्यूशन देखा था, बेसिकली सॉल्यूशन के दो पार्ट थे, सी एफ एंड पी आई। सी एफ को हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज वो ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज होता चले जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वो फाइनली डिक्रीज हो जाएगा। बट क्या था, पीआई वाले पार्ट में वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था, इसलिए हमने उसको बोला भी था स्टडी स्टेट वाइब्रेशंस, है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो हम उसी को ही कंसीडर करते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस। ठीक है, तो एंड उसका जो सॉल्यूशन आता है इट इज सिर्फ पीआई पार्ट का हम सॉल्यूशन लिखे हैं, क्योंकि सीएफ पार्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन था ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड ए का जो वैल्यू था इट इज व्हाट एफ नॉट बाई के, एफ नॉट बाई के वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू साई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू थी ए एम्पलीट्यूड की, जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशंस। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब पता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपका एक रोटेटिंग सिस्टम है या रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वहां पे ना आपको एफ इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी की जगह एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक मशीन बोल देंगे, एक रोटेटिंग मशीन, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर दे दिया या इवन कोई रोटर सिस्टम दे दिया, शाफ्ट रोटर सिस्टम दे दिया, मतलब कुछ अलग से डिस्क्रिप्शन होगा आपका मशीन का। बट आपको बेसिकली यहाँ पे चीज नोटिस करनी कि वो रोटेटिंग सिस्टम है कि रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है, वो लैंग्वेज पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर रोटेटिंग सिस्टम है तो बेसिकली आपको पता है वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वाइब्रेशंस होंगे, तो उस वाइब्रेशंस को हम कंसिडर करना, वो भी एक तरीके का फोर्स वाइब्रेशंस ही, है ना। तो वो चीज है, मतलब क्वेश्चन ऐसा, अगर आपने डिस्कशन किया तो फिर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन का लैंग्वेज जरूर ऐसा लग सकता है आपको कि बहुत टफ है या फिर आपने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, वो बस रिलेट करने वाली बात है। एग्जाम में देखो, जब आप गेट एग्जाम देते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपने पढ़ा है और जो क्वेश्चन आया है क्या आप उन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम बार होगा कि डायरेक्टली जो पढ़ा है वही एग्जैक्टली एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो और ऑब्वियसली बात है, कम चांसेस होगा भी नहीं। तो आपको बस आपका टैलेंट यहाँ पे काम आएगा कि आपने जो पढ़ा है क्लास में एंड जो एग्जाम में पूछा गया उसको आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे और इजीली सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो ये हमने केस पढ़ा है। अब इस केस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है। ठीक है, तो उसी में हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं, एक रोटेटिंग मास वाला केस डिस्कस कर लेते हैं एंड एक रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, मतलब जो बेसिकली यूजुअली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बट होगा कि कुछ अलग ही दिया है, उसमें एक सिस्टम बना के दे रखा है। बस आपको ये चीज नोटिस करनी है वहां पे अनबैलेंस कौन क्रिएट कर रहा है, रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग, उसको कंसिडर करो, देन योर आंसर विल बी देयर। तो आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, लेट्स सपोज एक केस कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम। फर्स्ट लेट्स सपोज एक केस ए करके डिस्कस कर लेते हैं, रोटेटिंग अनबैलेंस। ठीक है, रोटेटिंग अनबैलेंस। लेट्स सपोज आपका कोई सिस्टम है, मशीन है कुछ, ठीक है, उसमें एक शाफ्ट है और एक रोटर है। ठीक, लेट्स सपोज दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज योर रोटर। ठीक है, एंड लेट्स सपोज
लेट्स सपोज कि आपका जो अनबैलेंस क्रिएशन हो रहा है, अनबैलेंस जो क्रिएट हो रहा है वो एक इसेंट्रिक मास के थ्रू हो रहा है। एक इसेंट्रिक मास बेसिकली, अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, रोटेटिंग अनबैलेंस का मतलब क्या है कि क्यों रोटेट ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज जो मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस रोटर का, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ये चीज हमने अनबैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग वाला चैप्टर था वहां पे हमने डिस्कस भी किया था कि बेसिकली आप बोल सकते हो कि सी जी डज नॉट लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, लेट सपोज ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लाई कर रहा है तो देयर विल बी सम व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m e ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द रोटेशन स्पीड ऑफ द शाफ्ट, e इज व्हाट इसेंट्रिसिटी, e इज व्हाट इसेंट्रिसिटी, ठीक है। e क्या है आपका? इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो चीज सीजी है बेसिकली। तो ई इसेंट्रिसिटी हो गया, ठीक है। ई विल बी योर इसेंट्रिसिटी। अब एम क्या है? एम वही इसेंट्रिक मास हो जाएगा आपका, जो कि ई लोकेशन पे, ई लोकेशन पे लोकेटेड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस सिस्टम में हमें वैसे एक्चुअली स्प्रिंग एंड टेम्पर भी शो कर देते हैं क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज, और लेट सपोज ये आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक डैम्पर कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से आपका कुछ सिस्टम कनेक्टेड है। अब क्या है, आपको पता है कि कौन सा फोर्स है यहाँ पे अनबैलेंस कौन क्रिएट कर रहा है? द रोटेटिंग मास, है ना। वो अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप अनबैलेंस फोर्स की बात करते हो, इट विल बी व्हाट एम ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, शाफ्ट है, शाफ्ट का जो रोटर है, अगर इसका मैं साइड व्यू बनाऊं, क्योंकि ये तो आप जस्ट फ्रंट से देख रहे हो, साइड व्यू अगर मैं ड्रॉ करूं, मतलब राइट और लेफ्ट से अगर आप देख रहे हो, तो इट विल बी लाइक दिस की एक रोटर, ऐसा कुछ आपके पास एक रोटर है। लेट्स सपोज दो एक्सिस में अगर इसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे का ये है आपका मास, एंड इट इज व्हाट एम ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ये एंगल थीटा पे है तो ये हो जाएगा एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रही बात? तो एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा हो गया और एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका वो लोकेशन है। लोकेशन कितना डिस्टेंस पे? ई डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये जो सेंटर पॉइंट है इसके जस्ट परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने इसका साइड व्यू बनाया है ना, साइड व्यू बना रखा है। तो अच्छा, क्वेश्चन पता क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, लेट्स सपोज ऐसा सिस्टम है, तो आप बताओ कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है आपसे मैग्निफिकेशन फैक्टर पूछ ले। आपको याद होगा मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है? स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय व्हाट? द स्टैटिक वाइब्रेशंस, वो आपका स्टैटिक डिफ्लेक्शन बेसिकली। तो मैग्निफिकेशन आपसे फैक्टर पूछा जा सकता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन फैक्टर पूछा जा सकता है या कुछ भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो एनालिसिस एग्जैक्टली सेम है, एनालिसिस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। एनालिसिस एग्जैक्टली सेम है जो ये है, बस डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है? इस ए वाले पार्ट पे, इस ए वाले पार्ट में डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। इस ए वाले पार्ट में डिफरेंस आएगा, और ए पार्ट में भी कहाँ पे डिफरेंस आएगा? ये एफ नॉट वाला पार्ट। कहाँ पे? एफ नॉट वाला पार्ट। एफ नॉट बेसिकली यहाँ पे था, हमने तो जस्ट एक सिंपल एफ नॉट साइन ओमेगा टी रख लिया था। एफ नॉट का लेट सपोज आपको क्वेश्चन में 100 न्यूटन दे रहेगा, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। बट यहाँ पे रोटेटिंग वाले केस में तो एक केस ही अलग बन जाता है ना। तो केस यहाँ पे बनेगा, एफ नॉट की जगह आप क्या लिखोगे? एम ई ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखने वाले हो? एम ई ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल वही सेम रहेगा, बट ए का वैल्यू अब आप क्या लिखोगे? पहले लिखते थे एफ नॉट बाई के, अब एफ नॉट की जगह आप लिखोगे एम ई ओमेगा स्क्वायर बाई के, है ना, बाई के डिवाइडेड बाय सेम चीज वही अंडर रूट,
1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैप, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप लिखने वाले हो। और याद रखना ये चीज m क्या है, इसेंट्रिक मास। ठीक है, ये पूरे सिस्टम का मास नहीं होगा, ये अलग चीज है, इसेंट्रिक मास। ठीक है, इसेंट्रिक मास। और ये E बेसिकली इसेंट्रिसिटी होता है, खैर हमने लिख ही दिया, E इज अवर इसेंट्रिसिटी। तो मशीन का टोटल मास विल बी डिफरेंट ना। ठीक है, टोटल मास विल बी डिफरेंट, याद रखना यहाँ पे टोटल मास विल बी डिफरेंट। ठीक है, इसेंट्रिक मास है ये, एम ई ओमेगा स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि यहाँ पे एफ नॉट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एफ नॉट बाई की जगह आप लिखोगे एफ नॉट की जगह एम ई ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस तरीके से। और अगर आप बात करते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की, इट विल बी इक्वल्स टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट। एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट और द रोटर आप बोल सकते हो, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब जैसे एक केस रोटेटिंग वाला है और एक दूसरा रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग में आपने डिस्कस किया था हमने बैलेंसिंग में, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हम जनरली डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में कल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इफ इन अ केस मशीन इज हैविंग अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सिस्टम, तो वहां पे बेसिकली जो ए होगा, एम्पलीट्यूड होगा या मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा, वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे भी सेम चीज है, बट वहाँ एम जो एफ नॉट है, एफ नॉट की जगह क्या लिखोगे वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा रेसिप्रोकेटिंग में जो अनबैलेंसिंग क्रिएट करता है, कौन अनबैलेंसिंग क्रिएट करता है, जो स्लाइडर है या फिर जो पिस्टन है, उसका एक्सेलरेशन एम ए जो होता है बेसिकली, उसी के लिए हमने बैलेंसिंग भी की थी। अगर प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वाइब्रेशन आपकी उसकी वजह से होने वाले हैं। क्योंकि वाइब्रेशन का रीजन ही यही है ना, अनबैलेंस फोर्स। जहाँ पे आपका सिस्टम मैकेनिज्म या मशीन्स होती हैं, वहाँ पे जनरली कुछ अनबैलेंस फोर्स रहते हैं। अगर अनबैलेंस फोर्स रहेंगे तो डेफिनेटली वाइब्रेशंस होंगे। अगर प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है, कोई अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं, तो फिर वाइब्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो रोटेटिंग मास का सिंपल है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा भी दिया है, आपको बस ये आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ रोटेटिंग मास है, कितना इसेंट्रिसिटी है, बस। आप एम ई ओमेगा स्क्वायर करके एफ नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सेम एग्जैक्टली वही एनालिसिस, सेम एग्जैक्टली जो हमने प्रीवियसली देखा था, सेम एनालिसिस एप्लीकेबल होगा यहाँ पे भी। बस क्या चेंज हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स ही तो चेंज हो रहा है। अनबैलेंस फोर्स का नेचर चेंज हो रहा है, उसका आपको कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, और कुछ डिफरेंट नहीं, एनालिसिस एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं इसके बाद रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम केस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम अगर हम ड्रॉ करें तो लेट्स सपोज ये आपका स्लाइडर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ये पूरा सिस्टम है जिसमें ये आपका क्या हो रहा है, लेट्स सपोज ये क्रैंक हो गया, ये कनेक्टिंग रोड हो गया, ये स्लाइडर हो गया। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है मशीन जिसमें एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। ये हो गया आपका स्प्रिंग हो गया, एंड ये आपने डैम्पर लगा रखे, ये डैम्पर आपने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से। So a machine is having a single slider crank mechanism, obviously बात है वो रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो अनबैलेंसिंग क्रिएट करता है, तो आपको पता है मास, स्लाइडर का मास कंसीडर करते हैं, एंड एक्सेलरेशन आपको स्लाइडर का पता होगा, मास ऑफ स्लाइडर। ठीक है, हम क्या लिखते थे, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन, है ना। ये आपको याद होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला केस आपको याद होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई एन। ठीक है, एंड जनरली ये वाला पार्ट जो होता था इसका वैल्यू क्या होता था, स्मॉल होता था, जनरली लेस होता था। इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होगा इसका लेस, मैग्नीट्यूड इज लेस। तो इसको जनरली हम कंसिडर नहीं करते थे, प्राइमरी जो हमारे पास फोर्स होता था, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, उसको ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज रहेगा, जो आपका अनबैलेंस फोर्स रहेगा,
सिस्टम में, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, सेम वही सिनेरियो, सेम एग्जैक्टली। तो क्या करोगे जब आप एम्पलीट्यूड रेशियो लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एफ नॉट की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय के, ठीक है, बाकी सेम वही अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन आर का स्क्वायर, ठीक, ये चीज। मास किसका है, स्लाइडर का, स्लाइडर, ठीक है, मास किसका, स्लाइडर का, ठीक है। आर क्या है बेसिकली यहाँ पे, क्रैंक रेडियस, ठीक है, क्रैंक रेडियस। प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में आपका था इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक मास। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर लेनी है, ठीक है। बाकी ओमेगा क्या है, जो आपका एंगुलर स्पीड होगा क्रैंक का, बस ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक, एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक, एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम या रोटेटिंग सिस्टम, तो उससे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और जनरली अभी तक गेट में ये क्वेश्चंस उतना रिपीटेड पूछे नहीं गए अभी तक, ठीक है, जनरली उतना पूछे नहीं गए, तो ऑब्वियसली बात है। तो डिफरेंट, क्योंकि क्वेश्चन को लैंग्वेज के टर्म्स में डिफरेंट डिफिकल्ट लग सकता है किसी को, बट एक्चुअली में सेम चीज है जो प्रीवियस एनालिसिस हमने देखा है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, आपको ये जो अनबैलेंस फोर्स है डायरेक्टली कोई, ये वाली चीज है, ये आपको ये दे दे तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ बहुत सिंपल है, और इसी की जगह एक लैंग्वेज और एक सिस्टम, एक मशीन दे दिया, उसमें आपको 10 बातें लिख कर दे दी गई एंड बोला गया ये ऐसा रोटेशन, ये ऐसा रेसिप्रोकेशन। तो मे बी शायद जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो शायद कंफ्यूज हो सकता है उस चीज में, बट आपको पता होना चाहिए सिचुएशन को रिलेट करना है, जो हमने पढ़ा है बेसिकली, बस रिलेट कर लिया आपने देन डेफिनेटली आपकी फिर कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना है, तो हमारा केस हमें जनरली ये फोर्स का वैल्यू लेकर कंसीडर किया था एनालिसिस, तो एक्स का सॉल्यूशन जो कि पी आई था, फिर ए एम्पलीट्यूड, उसका फॉर्मुलेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। अब बस इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एफ नॉट ना बेसिकली डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, किस तरीके का सिचुएशंस दी है। तो सिचुएशन एक अपने पास रोटेटिंग वाला केस है ना, ई हमारा इसेंट्रिसिटी है यहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर, यहाँ पे भी लिख लो, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी रेसिप्रोकेटिंग वाला केस, मास आपका स्लाइडर का होगा, रेडियस इज द क्रैंक रेडियस एंड ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक, ठीक है। बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमें डिस्कशन करना है वो है एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एनालिसिस, सॉल्यूशन ऑफ द एनालिसिस एंड सॉल्यूशन वो भी कौन सा, ये वाली चीज, ये वाला जो सॉल्यूशन है ना हमारा एक्स का वैल्यू, इसका हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। वी विल एनालाइज दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो सॉल्यूशन का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन, एनालिसिस करना है मैं बेसिकली सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5, इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में हमने सिर्फ पी आई पार्ट कंसिडर किया है, सी एफ पार्ट को कंसिडर नहीं किया है, बिकॉज पी आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी वो तो क्या था, वो तो डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो सी एफ पार्ट विल डिक्रीज, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। लेट सपोज इसका एक्स डॉट अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन राइट दिस एज a omega sin pi by 2 plus omega t minus 5,
सो वी कैन राइट दिस, ठीक है। एंड अगर x डबल डॉट की बात करें तो सिंपली x डबल डॉट करा हमने इसका, ये वाले x, इस वाले x डॉट का, तो ये हो जाएगा a ओमेगा साइन, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा बेसिक, क्योंकि दोबारा से ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा टी माइनस 5, बट कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये सब वैल्यूज आने वाली। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन था एक बार उसको देख लेते हैं। एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन था, है ना। ये इक्वेशन आपको याद होगा, दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है हमें, और कुछ नहीं करना। तो क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज एक साथ लिख लेते हैं। तो लेट्स सपोज ऐसा मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एम एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट हो गया माइनस सी एक्स डॉट माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0। एंड सारी वैल्यूज में अगर हम पुट करते हैं, देखो एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एम एक्स डबल डॉट के आपके पास माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। फिर माइनस सी, सी के साथ एक्स डॉट आएगा तो सी ए ओमेगा कॉस, सी ए ओमेगा साइन, सॉरी साइन 5/2 प्लस ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, ये चीज। एंड अगर हम बात करें फिर लास्ट माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, के और एक्स, के ए आ जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू दिस इज 0। अब एक चीज सुनना यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, अ, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो एम ए ओमेगा स्क्वायर सी ए ओमेगा एंड के ए, ये जो टर्म्स हैं ये है मैक्सिमम वैल्यूज। तो ये पहली वाली वैल्यू किसकी है, ये तो हो गया आपका इनर्शिया फोर्स की, एफ आई की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सी ए ओमेगा डैम्पिंग वाले की, डैम्पिंग की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है, ये आपकी है स्प्रिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, तो ये चीज, तो एम ए ओमेगा स्क्वायर इज योर इनर्शिया फोर्स, जो मतलब मैक्सिमम इनर्शिया फोर्स होगा, सी ओमेगा डैम्पिंग का मैक्सिमम वैल्यू, के ए इज द स्प्रिंग फोर्स, जो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब इसको ना हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर रेफरेंस एक्सिस, हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करते हैं, ठीक है, रेफरेंस एक्सिस। और रेफरेंस एक्सिस से आप एक चीज नोटिस करोगे, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एंगल पे एफ नॉट आपको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज दिस इज योर एफ नॉट व्हिच इज एट एंगल ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल पे आप एफ नॉट को दिखा सकते हैं, करेक्ट। फिर दूसरा क्या चीज है आपके पास यहाँ पे, देखो
इनर्शिया का मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, ओमेगा टी माइनस 5, एंड डेफिनेटली ओमेगा टी माइनस 5 इट विल बी लाइक दिस, कंसिडरिंग दिस इज व्हाट 5, तो दिस इज इनर्शिया का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इनर्शिया का मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट एम ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका आता है डैम्पिंग। फिर डैम्पिंग में आप देख रहे हो सी ए ओमेगा, बट इट इज नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो इनर्शिया भी ऑल्सो साइन ओमेगा टी माइनस 5, बट जो सी ए ओमेगा है वो नेगेटिव साइन में, तो ऑब्वियस सी बात है इसके जस्ट अपोजिट बनने वाला है, इसके जस्ट अपोजिट बनेगा, ठीक है। इट विल बी व्हाट डैम्पिंग सी ए ओमेगा, ठीक है, एक सेकंड। सी ओमेगा 90 प्लस एंगल आप देखोगे इसमें क्या एक्चुअली 90 प्लस है ना, दिस, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री अहेड है, मतलब 90 डिग्री अवे है, या 90 डिग्री का लीड है बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हो। इट इज 90 डिग्री, इट इज हैविंग अ 90 डिग्री लीड, किसका, स्प्रिंग फोर्स का, सॉरी डैम्पिंग फोर्स का क्या 90 डिग्री का लीड है, ठीक है। स्प्रिंग वाला है साइन ओमेगा टी माइनस 5 और इनर्शिया भी साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो ऑब्वियसली बात है सेम डायरेक्शन है, बट स्प्रिंग के साथ नेगेटिव है तो उसके जस्ट अपोजिट बनेगा। बट डैम्पिंग में क्या है 90 डिग्री अहेड, मतलब 90 डिग्री का लीड है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ओमेगा टी माइनस 5। तो सबसे पहले हम डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड ऑल्सो आप देखोगे विद द नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आप ये इनर्शिया क्या है ओमेगा टी माइनस 5, इनर्शिया जो है वो बेसिकली ओमेगा टी माइनस 5 वाले डायरेक्शन में है, तो ओमेगा टी माइनस 5 डायरेक्शन पे 90 डिग्री का लीड बट विद अ नेगेटिव साइन, सो इट विल बी हियर, इट विल बी हियर, ठीक है, इससे 90 डिग्री पे बट विद अ नेगेटिव साइन ना। होना तो एक्चुअली क्या है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन लेते हैं, बनना तो यहाँ पे चाहिए था ऐसे करके, बट हमने इधर दूसरी साइड क्यों बनाया उसको, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, दिस इज डैम्पिंग का मैक्सिमम वैल्यू विच इज व्हाट सी ए ओमेगा, और इनर्शिया क्या था साइन ओमेगा टी माइनस 5 ना। तो स्प्रिंग वाले की बात करते हो, स्प्रिंग भी सेम साइन ओमेगा टी माइनस 5, सेम डायरेक्शन बट विद अ नेगेटिव साइन, सो इट विल बी इन द अपोजिट जस्ट 180 डिग्री, अपोजिट की बात करते हो तो 180 डिग्री पे बन जाएगा ये स्प्रिंग का मैक्सिमम, इट इज इक्वल्स टू व्हाट के ए, बात समझ में आ रही। तो सबसे पहले आपने एफ नॉट ड्रॉ किया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ओमेगा टी पे, एंड ओमेगा टी माइनस 5 आपने इनर्शिया एफ आई का मैक्सिमम वैल्यू एम ए ओमेगा स्क्वायर इनर्शिया फोर्स का जो वैल्यू था, तो आप देखते हो कि वो और स्प्रिंग सेम डायरेक्शन पे, बट स्प्रिंग के साथ माइनस के साइन है, तो ऑब्वियसली बात है 180 डिग्री अपोजिट बनेगा, अदरवाइज सेम होता प्लस, तो उसी का लॉन्ग बनना था। फिर आपने डैम्पिंग देखा, डैम्पिंग ओमेगा टी माइनस 5 से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री का लीड है बेसिकली, तो वो क्या बन जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, 90 डिग्री आगे बनेगा। अब 90 डिग्री बनता है इस साइड ये डॉटेड लाइन की तरफ, बट क्या है विद नेगेटिव साइन, तो इसलिए हमने डैम्पिंग इस तरीके से बनाया। अच्छा, यहाँ से एक बात कंफर्म हो रही है कि इनर्शिया के परपेंडिकुलर 90 डिग्री अहेड डैम्पिंग, और तो ये भी इसका 90 डिग्री ही होगा, सेम बात है। यहाँ से ना बेसिकली एक इंपॉर्टेंट या कंक्लूजन जो निकल के आता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है स्प्रिंग की और जो मैक्सिमम वैल्यू है डैम्पिंग की, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोल सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल सकते हो कि एट एनी मोमेंट the maximum values of spring and damping force are mutually perpendicular, are mutually perpendicular ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये चीज क्लियर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो क्या करते हैं हम, कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, अगेन रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपका हो गया एफ नॉट, दिस इज योर एफ नॉट विद एंगल ओमेगा टी, दिस एंगल इज व्हाट ओमेगा टी, ठीक, ये एंगल ओमेगा टी हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो एफ नॉट आपका एंगल ओमेगा टी फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, के वाले को ना थोड़ा इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, ठीक, इसी डायरेक्शन में, के ए, ठीक है। के परपेंडिकुलर आपका क्या था, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, वो क्या है आपके पास, सी ए ओमेगा, सी ए ओमेगा। और उसके जस्ट आप देखोगे परपेंडिकुलर था आपके इनर्शिया फोर्स, इस तरीके से, जो कि क्या है एम ए ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या है एम ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप जो एंगल है, एंगल को हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, एंगल जो है, दिस एंगल इज व्हाट, फाई, क्योंकि के ए का एंगल क्या होगा, के जो स्प्रिंग फोर्स है ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो आप देख रहे हो वही रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, के ए का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, और इनर्शिया का जस्ट उसके अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है बट डायरेक्शन के अपोजिट्स हो गए। मतलब डायरेक्शन बोलने का मतलब ओमेगा टी माइनस फाइव, दोनों सेम ओमेगा टी माइनस फाइव पे हैं, बट एक अलग अलग है, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो सेंस उसका थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब एक 0 होगा तो एक 180 हो जाएगा, सिंपल। और सी ए ओमेगा मतलब डैम्पिंग वाला के परपेंडिकुलर होगा ही होगा, कंफर्म है ना, दिस इज, ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना ही है, ठीक है, ये चीज। अब डैम्पिंग फोर्स ही डायरेक्शन अपोज नहीं होगी, क्या बोलो, डैम्पिंग की डायरेक्शन, हाँ डैम्पिंग का डायरेक्शन अपोजिट, देखो जैसे मैंने के पहले ऐसे बनाया था ना, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया, जैसे के आपने ऐसे बनाया था और डैम्पिंग कैसे बनाया था, ठीक है, सी ओमेगा, तो उनको उल्टा रिप्रेजेंट कर दिया, जस्ट ऐसे, ऐसे, ठीक है, जस्ट उनको उल्टा रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये चीज। अब आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर सकते हो, देखो एफ नॉट, एफ नॉट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंपल, आप देखोगे मैकेनिक्स वाला पार्ट, एफ नॉट का स्क्वायर विल बी व्हाट, के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी ए ओमेगा का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सी ए ओमेगा, ये जो डॉटेड लाइन बनाया है ब्लू से, बेसिकली ये भी सी ए ओमेगा है ना। और एफ नॉट लिखना है आपको, तो ये हाइपोटेन्यूज है एफ नॉट, तो परपेंडिकुलर सी ए ओमेगा, और जो बेस बचेगा ना वो के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा रखा है, सिंपली हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा रखा है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी ना आपको वैल्यू जो मिलेगा एक सेम मिलने वाला है, जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा था, एफ नॉट, ठीक है, ए यहाँ से कॉमन यहाँ से लिया, ए स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है, और ये हो गया आपका एफ नॉट, एफ नॉट का स्क्वायर ऑलरेडी था, और रिमेनिंग वैल्यू क्या बचने वाली है, देखो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, के, क्योंकि ये जो पहला फैक्टर था कि ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से के ए कॉमन लिया हमने, के माइनस हो जाएगा ये एम ओमेगा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, और ये बेसिकली पूरा का पूरा अंडर रूट में,
पूरा का पूरा ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो होगा पूरा का पूरा अंडर होगा। समझ में आ रही बात? कैसे लिखा हमने ये ए, फाइनली सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। फाइनली अगर आप वैल्यू लिखोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू ही मिलने वाला है। ठीक है, जो हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला नहीं लिखा था एफ नॉट बाई के, बेसिकली सेम चीज मिलेगा, सेम चीज है ना। यहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो वही जो हमने यहाँ पे जो इनिशियली हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, दिस वन, ये वाला, तो सेम चीज मिलेगा उसको आफ्टर सिंप्लीफाइंग, है ना। सेम फॉर्मूला मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फाई एंगल का मेजरमेंट, जो फेज एंगल जिसको हम बोलते हैं, इसका मेजरमेंट। टेन फाइव आप क्या लिख सकते हो, ये चीज आपको देखना है। टेन फाइव विल बी रिटर्न एज व्हाट? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी ओमेगा माइनस के, सी ओमेगा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो सी ओमेगा हो गया, बेस क्या है, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं सी ए ओमेगा, ये परपेंडिकुलर है, डिनोमिनेटर में आप देखोगे बेस आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, के ए माइनस एम ए ओमेगा का स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देखो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से ना पूरी इक्वेशन से हम एक काम कर सकते हैं, क्या कॉमन ले, ए, अच्छा ए तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी इक्वेशन से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ए है, तो वो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये बचेगा डायरेक्टली। और अगर हम क्या करें, देखो अगर हम ये करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के से भी डिवाइड कर दूं मैं, तो सी ओमेगा बाई के डिवाइडेड बाई वन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ठीक है, एंड आपको थोड़ा ये बात पता होना चाहिए, ओमेगा एन का स्क्वायर विल बी व्हाट, के बाई एम, ये चीज तो पता ही है। तो आप देखते हो कि के टेन फाइव इज व्हाट, बेसिकली सी ओमेगा बाई के वन माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एन का स्क्वायर, ये चीज मतलब आपको ये चीज मिल रही है, सी ओमेगा बाई के डिवाइडेड बाई वन माइनस आर का स्क्वायर। आर आपको पता है, आर हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा बाई ओमेगा एन, फ्रीक्वेंसी आर इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी रेशियो। कई बार डायरेक्टली गिवन होता है, या फिर कई बार डायरेक्टली ओमेगा एन और ओमेगा अलग अलग आपको गिवन हो सकता है, कई बार डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी रेशियो देखकर ही आपका काम हो जाए, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी रेशियो गिवन हो। अब ना दिक्कत ये, सी ओमेगा के को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, सी ओमेगा के को, अच्छा सी है तो कहीं ना कहीं डैम्पिंग फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो सी ओमेगा के को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, टेन फाइव तो ये तो बन गया, सी ओमेगा बाई के वन माइनस आर स्क्वायर, ये तो यहाँ पे सिंप्लीफाई ठीक है। बट सी ओमेगा के को कैसे लिख सकते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ओमेगा के को कुछ दूसरे फॉर्मेट में लिखना। कैसे लिखते हैं, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अलग से। तो क्या है हमारे पास, अच्छा पहले हमारे पास एक साई वाला फैक्टर है, सी बाई टू एम ओमेगा। एक काम करते हैं, इसमें हम ओमेगा बाई के से रिप्रेजेंट, ओमेगा बाई के, और यहाँ पे भी ओमेगा बाई के। ठीक है, सेम चीज है, मैंने ओमेगा बाई के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया मल्टीप्लाइंग। ठीक है, न्यूमरेटर में ओमेगा बाई के, डिनोमिनेटर में ओमेगा बाई के रखा, ऑब्वियस बात है सिंप्लीफाई होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बेसिकली ये चीज जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट इसको चीज को लिखा है। तो आप एक काम करना, राइट साइड सी ओमेगा बाई के लिखो जरा, राइट साइड जरा सी ओमेगा बाई के लिखते हैं, एंड बाकी सारी चीज लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। तो सी ओमेगा बाई के, बाकी सारी चीजें राइट साइड में, तो ये हो जाएगा साई टू एम ओमेगा एन, इस तरीके से। और यहाँ पे एक ओमेगा यहाँ पे और आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का है, और एक डिनोमिनेटर में के आएगा। ठीक है, एक डिनोमिनेटर पे क्या आने वाला है, के आने वाला है। अब आप देखोगे क्या होगा, अच्छा ठीक है, आपको पता है
ये हो गया साई 2m ओमेगा एन, और ये जो k बाई एम है ना बेसिकली क्या है, ओमेगा एन का स्क्वायर। अभी जस्ट हमने देखा था कि ओमेगा एन स्क्वायर को हम k बाई एम भी तो लिखते हैं, ये चीज है ना, ये चीज। तो ओमेगा एन स्क्वायर ये हो गया सी ओमेगा बाई के। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये ओमेगा एन से ओमेगा एन स्क्वायर कटा तो क्या बचा, 2 साई m डिवाइडेड बाई ओमेगा एन। ठीक है, और ये क्या है, सी ओमेगा बाई टी। ठीक है, ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। तो सी ओमेगा बाई के, और एक हमारा ओमेगा भी तो था, ओमेगा कहाँ छूट गया, अच्छा यहाँ एक ओमेगा भी होगा, ये चीज। तो इसको हम ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लेते हैं, 2 साई m ओमेगा बाई ओमेगा एन, और ये बन रहा है सी ओमेगा बाई के। ठीक है, एक सेकंड, इसमें कुछ हमने ओमेगा और कैम को एम को दोबारा आगे पीछे लग दिया। एक सेकंड, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, एम नहीं होगा। एक सेकंड, एक्चुअली के बाई एम ये है, ये एम है, तो ए एम यहाँ पे होगा, ओमेगा एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये एम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एम नहीं आना चाहिए, एम को हटाओ, ये चीज है ना। अब ठीक है, एक्चुअली ओमेगा और एम में एक जैसे ही दिख रहा है, एक्चुअली ओमेगा और एम एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो इस वजह से तो ये के ये है और एम ये है, तो इनका रेशियो बेसिकली ओमेगा एन स्क्वायर बना है यहाँ पे ये। ठीक है, समझिए अब। तो ओमेगा एज इट इज रहेगा, तो हाँ अब ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू हमारे पास जो बन के आई है वो क्या बन के आई, सी ओमेगा बाई के, आई कैन राइट की भाई 2 साई ओमेगा बाई ओमेगा, इनको मैं लिख रहा हूँ आर। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सी ओमेगा बाई के कैन बी रिटर्न एज 2 साई आर, है ना। आई थिंक अब क्लियर होगा। ठीक है, तो यही चीज तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास 10 फाइव है, 10 फाइव हमारे पास होगा सी ओमेगा बाई के था ना, डिवाइडेड बाई 1 - r स्क्वायर। अब ये बन चुका है आपका 2 साई r डिवाइडेड बाई 1 - r स्क्वायर। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था अभी तक गेट में, उसके बाद तो आई थिंक नहीं पूछा है, देख लेना। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, 10 फाइव डायरेक्टली। तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा इट विल बी 2 साई r डिवाइडेड बाई 1 - r स्क्वायर। ठीक है, बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी कहाँ गया पेज, राइटिंग की, एक सेकंड। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी, बट उससे पहले एक चीज लिख लेते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो सेम ही चीज है, उसी के अंडर ही में आता है।
क्योंकि क्या होता है ना, जब आप तो जैसे आपके पास कोई मशीन है, हैवी मशीन्स होती है, तो आपने देखा होगा कि वो हैवी मशीन है, उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस है। तो उस वाइब्रेशन को अगर मुझे आइसोलेट करना है तो क्या करते हैं, अर्थ में उसको डायरेक्टली नहीं रखते, कुछ एक बेस सपोर्ट हम बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज में लेथ मशीन्स होती है, तो उसके नीचे एक फाउंडेशन होता है, ठीक है, उस फाउंडेशन के ऊपर वो बेसिकली मशीन्स रखी जाती है ना। तो वो चीज है। तो मतलब आप ऐसा समझो कि एक मशीन ऐसा है, योर मशीन, एंड ये मशीन डायरेक्टली अर्थ के ऊपर नहीं रखी गई। क्या हो रहा है, इसको किसी एक फाउंडेशन के ऊपर रखा है, फाउंडेशन आपने बना दिया एंड उसके ऊपर आपने मशीन रखी है, ठीक है। तो क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि अनबैलेंस फोर्स होंगे, अनबैलेंस फोर्स आपको पता है कहीं ना कहीं क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, डैमेज, ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या हो सकता है, डैमेज। तो प्रॉपरली वो वाइब्रेशंस आपका क्या करे, वो एब्जॉर्ब होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, डायरेक्टली क्या होने चाहिए, वो एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। तो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं डैमेज क्रिएट करेंगे। तो क्या करते हैं, तो वाइब्रेशंस को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट, क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट कर देते हैं सो दैट वो क्या हो, इलिमिनेट हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, वो आपको पता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस अननेसेसरी आपके सिस्टम की जो लाइफ है उसी को डिक्रीज करता है। क्योंकि एक चीज है, आप देखोगे कोई भी मशीन होती है ना, उसका एक सर्टेन लाइफ होता है, वो लाइफ ही इसलिए दिया गया क्योंकि जो हमारे पास वाइब्रेशन है, स्टडी स्टेट वाइब्रेशन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, वो तो कभी खत्म होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका वो लाइफ, उसकी मशीन कंपोनेंट की लाइफ या मशीन की लाइफ बेसिकली खत्म हो जाती है। तो उस लाइफ के बाद बियॉन्ड दैट लाइफ उसको हम यूज करते नहीं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कभी भी फेलियर हो सकता है। तो वो चीज, तो क्या कर रहे हैं हम कि अगर हम बात करें, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड टू, transmitted to the to the foundation, transmitted to the foundation should be eliminated, should be eliminated or reduce, ठीक है, शुड बी एलिमिनेट और रिड्यूस। अब एलिमिनेट और रिड्यूस में बात आ जाती है वही स्प्रिंग एंड टेम्पर वाली, ठीक है, टेम्पर आपको लगाना पड़ेगा सिस्टम में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी यूज स्प्रिंग एंड टेम्पर्स, we use spring and dampers between what, foundation and machine, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मशीन को कभी डायरेक्टली रखते नहीं, फाउंडेशन की जरूरत है, बट मशीन एंड फाउंडेशन के बीच में हम स्प्रिंग एंड डैम्पर यूज करेंगे सो दैट जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो या तो एलिमिनेट हो या रिड्यूस हो, ठीक है, एलिमिनेट हो या फिर रिड्यूस हो। एलिमिनेट तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट रिड्यूस जरूर करना है, ठीक है। तो देखो फाउंडेशन क्या है ना, डेफिनेटली फाउंडेशन की आप बात करते हो, फाउंडेशन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, डिपेंड करता है फाउंडेशन का क्या क्वालिटी है, क्या मटेरियल यूज किया गया उस फाउंडेशन में। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट कुछ सर्टेन वाइब्रेशंस को वो क्या ट्रांसफर करेगा, किसको, अर्थ को, ठीक है, अर्थ को ही ट्रांसफर करने वाला। तो आप ये चीज लिख सकते हो फाउंडेशन में कि इट विल एब्जॉर्ब सम वाइब्रेशन, इट विल एब्जॉर्ब, इट विल एब्जॉर्ब सम, इट विल एब्जॉर्ब सम वाइब्रेशन, या फिर ऐसा लिख सकते हो डिस्टर्बिंग एनर्जी। बेसिकली वाइब्रेशन क्या, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है ना, disturbing energy, and and allow and allow allow only a fraction, only a fraction, only a fraction of it to to pass, to pass through, to pass through, to pass through them, to
ठीक है, ये चीज। तो फाउंडेशन विल certainly absorb some vibrations or the disturbing energy depending upon the which type of material, nature of the material, है ना, किस नेचर का मटेरियल आपने यूज किया उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन ट्रांसफर भी होंगे एंड कुछ एब्जॉर्ब भी होंगे। ठीक है, कितने ट्रांसफर हुए हैं वो चीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है, और कितना ट्रांसफर हुआ वही बेसिकली ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं कि बेसिकली ट्रांसमिसिबिलिटी निकालेंगे कैसे। बट आप एक चीज देखोगे कि अगर लेस, अगर आपके लेस फोर्स ट्रांसफर होंगे तो बेटर आइसोलेशन होगा। कहने का मतलब ये वाइब्रेशन आइसोलेशन जो टर्म है ना, बेसिकली वो यही कि आपने आइसोलेट कर दिया। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ लेस फोर्स, if less force is transmitted, force और what motion भी बोल सकते हो, force, less force is transmitted to the foundation, तो इसका मतलब क्या है, then it is a better isolation, then it is better isolation, then it is better isolation। अब कंसेप्ट आप समझना, देखो फोर्स वाइब्रेशन का जो एनालिसिस है वही यूज होने वाला है। स्प्रिंग एंड डैम्पर की आप बात करो, स्प्रिंग एंड डैम्पर बेसिकली मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रिजल्टिंग वैल्यू विल गो थ्रू, रिजल्टिंग वैल्यू जो होगी वही आएगी। दोनों का रिजल्टिंग, आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो, दोनों परपेंडिकुलर है मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगा के, है ना। तो आपको ये चीज पता है। देखो नेक्स्ट कि स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि आप यूज क्या कर रहे हो, स्प्रिंग एंड डैम्पर, तो स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पर, डैम्पिंग फोर्स, damping force are transmitted to ground, and their maximum values are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। ठीक है, तो रिजल्टिंग वैल्यू विल बी व्हाट, एफ टी, अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज आपको पता है स्प्रिंग फोर्स का के ए का होल स्क्वायर प्लस सी ए ओमेगा, सी ए ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, दिस विल बी द एफ टी, द मैक्सिमम ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करते हैं, तो रिजल्टिंग फोर्स दिए जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, एक इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ft is what, अंडर रूट के ए सी ए ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना के ए कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 1, तो ये हो जाएगा सी ए ओमेगा का होल स्क्वायर, मतलब के डिवाइडेड बाय के करो तो इन दोनों का ही होल स्क्वायर कर देते हैं, बेटर ही है। ठीक है, तो के स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा के सिर्फ वैल्यू। देखो तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, के ए प्लस, नॉट प्लस, आपको स्क्वायर, एक सेकंड, अंडर रूट होगा ना यहाँ पे, तो इरेजर इसको हमने यहाँ से करा डिवाइड। ठीक है, तो ये चीज आपके पास, तो यहाँ पे हो गया ये 1 प्लस, ठीक है, ए से ए तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा सी ओमेगा बाई के। एंड आपको पता है सी ओमेगा बाई के जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कैसे रिप्रेजेंट करना है। सी ओमेगा बाई के इज नथिंग बट 2 साई आर, है ना, 2 साई आर। तो अब सेम चीज वही लिखोगे, के ए 1 प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर।
ठीक है, 2 साई आर का होल स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपने रिप्रेजेंट करा। अब ये तो फोर्स ट्रांसमिटेड हो गया, दिस इज योर फोर्स ट्रांसमिटेड पार्ट। बट हमें जब हम बात करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की ना, जब अगर हम बात करेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की, तो आपको क्या देखना है कि ये कितना ट्रांसफर हो, ठीक है, कितना ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि देखो एक चीज अल्टीमेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, जब आप बात करते हो किसकी, ट्रांसमिसिबिलिटी की। पहले एक काम करते हैं, इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी की। क्योंकि एक एम्पलीट्यूड था इसका, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और कितना एक्चुअली में ट्रांसफर हुआ। तो देखो ट्रांसमिसिबिलिटी जब लिखोगे, ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, तो यू विल राइट कि इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स, ratio of the force transmitted, ratio of the force transmitted to the foundation, to the foundation, to the foundation, uh, to the force applied, to the force applied, to the force applied, ठीक है, टू द फोर्स अप्लाइड। ये चीज मतलब रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड, एक्चुअली कितना ट्रांसमिट हुआ है एंड कितना फोर्स अप्लाई हुआ, उनका रेशियो। अब ये बेसिकली, अच्छा, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकाल क्यों रहे, क्या मेजर कर रहा है, ये बेसिकली मेजर क्या कर रहा है, इफेक्टिवनेस, ठीक है। इट, ऐसा लिख सकते हो, इट मेजर्स इफेक्टिवनेस, it measures effectiveness of the vibration isolating material। क्योंकि वाइब्रेशन आइसोलेटिंग मटेरियल की जब आप बात करते हो, मेन बात तो यही है कि ना कि कितना फोर्स लगा और कितना उसने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, लगा उस पे लेट्स सपोज 10 और उसने ट्रांसफर 20 किया, इट मींस उसने 80 किया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया, ये चीज है। तो उसका इफेक्टिवनेस अगर आपको चेक करना है तो ट्रांसमिसिबिलिटी, कोई भी वाइब्रेटिंग आइसोलेटिंग मटेरियल होगा, तो अगर आपको उसका ट्रांसमिसिबिलिटी या आपको उसका इफेक्टिवनेस चेक करना है, तो आप सिंपली बोलोगे यार कितना उसको अप्लाई हुआ उसके ऊपर और कितना उसने आगे ट्रांसफर किया। तो वो चीज, ये इफेक्टिवनेस वाला जो पार्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट समझना। कि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, इट मेजर्स व्हाट द इफेक्टिवनेस पार्ट, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार ना ट्रांसमिसिबिलिटी या इफेक्टिवनेस ही लिखा गया, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि लैंग्वेज तो खैर कुछ भी यूज कर सकता है, बट मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, वो पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो ट्रांसमिसिबिलिटी की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, या फिर आप और सिंपली टीआर भी लिख लो, क्या दिक्कत है, टीआर लिख लो। तो इट इज व्हाट रेशियो, ऑडियो क्लियर है आपको, योर डिफॉल्ट हैज चेंज, ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? ओके ओके ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड ना, एफ टी, ओके ठीक है, ठीक, एफ टी डिवाइडेड बाई एफ नॉट, बेसिकली कितना अप्लाई हुआ है, कितना अप्लाई हुआ है और आपने कितना ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो रेशियो क्या है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करना है तो आपको एक चीज देखनी है कि पहली बात तो कि क्या है आपके पास एफ नॉट का वैल्यू, ठीक है, ये चीज। तो एफ टी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना है, के ए ब्रैकेट में अंडर रूट 1 + 2 साई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। अच्छा, आपको एक प्रीवियसली जो हमने एम्पलीट्यूड लिखा था वो चीज याद होगा, एफ नॉट बाई के 1 - r² का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड ये अंडर रूट में था आपके पास, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ से एफ नॉट का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो एफ नॉट का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, के तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ नॉट का वैल्यू आप लिखोगे के ए मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब आप इसका रेशियो लो, ठीक है। अगर आप इसका रेशियो लेते हो नाउ, अगर हम इसका रेशियो लें तो टी आर विल बी व्हाट, रेशियो लोगे तो के ए और के वाला पार्ट कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर बचेगा अंडर रूट में 1 प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर। ये चीज आपके पास रेशियो बन के निकल के आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इस पे भी अभी तक गेट में 3-4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस केस हमने बोलता है मैग्निफिकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। टीआर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैग्निफिकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो देखो फाइनली अब इसका वैसे ही एनालिसिस करेंगे जैसे मैग्निफिकेशन वेक्टर का किया था, ठीक है। टी आर आपके पास क्या आ रहा है, अंडर रूट 1 प्लस 2 साई आर का साइन 2 आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज, ठीक है। अब अगेन वही चीज, जो टी आर है इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, डैम्पिंग फैक्टर एंड व्हाट, फ्रीक्वेंसी रेशियो, इन दोनों पे डिपेंडेंट है। द डैम्पिंग फैक्टर एंड द फ्रीक्वेंसी रेशियो पे ही वो डिपेंडेंट है ना। तो लेट सपोज अगर अगर इंपॉर्टेंट केसेस की हम बात करते हैं, इफ अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इफ आर इज इक्वल्स टू 0, तो आर इक्वल्स टू 0 बोलने का मतलब ही यही हुआ ना कि आपका फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कुछ, तो व्हाट दिस एप्सिलॉन और ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरा, इफ आर इक्वल्स टू √2, ठीक है, आर इक्वल्स टू √2, अगर आर √2 है तो आप देखोगे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ये 1 माइनस ये आपका 1 बचेगा और वहां पे √2 बचा, तो 2 से 2 बेसिकली कैंसिल आउट, है ना। तो ये आपको यहाँ पे भी आपको टी आर का वैल्यू जो मिलने वाला है इट इज व्हाट 1। अच्छा, ये वैलिड है, वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एनी एनी वैल्यू ऑफ व्हाट, डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर किसी भी वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फैक्टर के लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है, किसी भी डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ये पॉइंट भी साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है, कल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि अगर डैम्पिंग फैक्टर को इंक्रीज करता हूं और आर 0 है तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज कांस्टेंट डज नॉट चेंज क्या, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। शायद लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था एमएफ के बारे में कि आप अमाउंट ऑफ डैम्पिंग को देखो, इस पर्टिकुलर केस में बात करो, अमाउंट ऑफ डैम्पिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, मतलब साई द डैम्पिंग फैक्टर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। और अगर आपने बोल रखा है कि मेरा आर 0 है या आर का वैल्यू √2 है, तो टी आर पे ट्रांसमिसिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा 1 का 1 ही रहेगा। कब, जब आर का वैल्यू 0 हो या आर का वैल्यू √2 हो, तो टी आर ट्रांसमिसिबिलिटी विल ऑलवेज रिमेन 1 irrespective of the values of psi, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ psi, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट है कि अगर इफ नो डैम्पिंग, लेट सपोज कंसीडर करते हैं इफ नो डैम्पिंग, इफ देयर इज नो डैम्पिंग इट मींस व्हाट, साइज 0, साइज 0 है, साइज 0 दे दे या फिर आपको डायरेक्टली डैम्पिंग कोएफिशिएंट दे दिया, कई बार ऐसा भी होता है साइज 0 नहीं बोलते हैं,
बोल दिया कि डैम्पिंग कोफिशिएंट जीरो, तो आपको मतलब पता ही डैम्पिंग कोफिशिएंट जीरो मतलब डैम्पिंग ही नहीं है, मतलब डैम्पिंग फैक्टर इज जीरो। तो उस केस में जो टी आर होगा, तो आपको पता है, देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बचा क्या, बचा सिर्फ क्या, ठीक है, बचा आपके पास सिर्फ ये चीज 1/1 - r²। ठीक है, ये चीज बचा क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर स्क्वायर रूट में था ना, स्क्वायर था इसका, तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर से, इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - r² का ऑलरेडी स्क्वायर था, अंडर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी चीज अगर डैम्पिंग नहीं होगी तो ये चीज आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा, 1 - r², मतलब 1/1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका यही है, आप जब सिस्टम को कंसीडर करते हो, सिस्टम को कंसीडर करते हो कि वो फ्री वाइब्रेशंस में है, तो k/m इस तरीके से ही निकलेगा। नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मतलब ही है ना कि फ्री वाइब्रेशंस अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, तो आप उसको बोलते हो नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी के केस में सिस्टम में डैम्पिंग नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के केस हम डैम्पिंग कंसीडर ही नहीं करते, तो जस्ट k/m होता है, ठीक है। तो ओमेगा एन इज व्हाट, द k/m, ये चीज है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है। सो जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट लिखना है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स ना आपका क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन को ही बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म्स में इसको मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, तो ये डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, सेम हमने एमएफ के केस में भी लिखे थे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, आर इफ आर इज लेस देन √2, इफ आर इज लेस देन √2, मतलब कहने का मतलब है दैट इज ओमेगा बाय ओमेगा एन इज लेस देन √2, ठीक है, देन टी आर, then TR is greater than 1 for all damping, for all damping factor, or for all damping factor psi, that is, इसका मतलब क्या है, TR ग्रेटर देन का मतलब पता क्या हो रहा है, TR किसका रेशियो होता है, ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय फोर्स अप्लाइड, ट्रांसमिटेड ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है, मतलब फॉर ऑल डैम्पिंग फैक्टर साइज दैट इज फोर्स ट्रांसमिटेड is greater than the force applied, ठीक है, is greater than the force applied, that is the force transmitted is greater than the force applied, ठीक है। सेकंड केस, सेकंड, if r is greater than √2, that is omega by omega n is greater than √2, मतलब इस केस में आपका जो टी आर है इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। अगेन फॉर ऑल डैम्पिंग फैक्टर, for all damping factor,
कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार फोर्स ट्रांसमिटेड क्या होगा, कम होगा। फोर्स ट्रांसमिटेड is less than the force applied. Is less than the force applied. Is less than the force applied. Okay, clear है चीज यहाँ तक? ठीक है, तो एक चीज, एक सिंपल सी बात याद रखो। देखो एक चीज याद रखो यहाँ पे कि ना ये वाली चीज, अगर आर का वैल्यू लेस देन रूट टू तो टी आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये याद रखना भी बहुत सिंपल है। अगर आर लेस देन रूट टू टी आर ग्रेटर देन वन, आर ग्रेटर देन रूट टू टी आर लेस देन वन। ठीक है, आर लेस देन रूट टू टी आर ग्रेटर देन वन, और आर ग्रेटर देन रूट टू टी आर इज लेस देन वन। तो आपको एक बात समझ में आएगी। अच्छा, एक और थर्ड पॉइंट लिखना है यहाँ पे, इसी के बाद लास्ट थर्ड पॉइंट लिखो, टी आर इक्वल्स टू वन एट आर इक्वल्स टू जीरो। एक तो आर इक्वल्स टू जीरो पे मतलब आर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज व्हाट, ओमेगा इज जीरो ना। और दूसरा है हमारा एट आर इक्वल्स टू रूट टू। आर इक्वल्स टू रूट टू पे भी बेसिकली आपको ये क्या दिखेगा, वन। ये चीज भी आपको याद रखनी है। आर टी आर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज इक्वल्स टू वन एट टू पॉइंट्स, एट आर इक्वल्स टू जीरो एंड आर इक्वल्स टू रूट टू। ठीक है, तो अब एक बात है सिंपल सी कि यार अगर आर इज लेस देन रूट टू तो आप बोल रहे हो टी आर ग्रेटर देन वन, तो क्या डैम्पिंग का यूज करने का कोई फायदा हुआ यहाँ पे? डैम्पिंग यूज करने का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपका फोर्स जो ट्रांसमिटेड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोर्स अप्लाइड, तो डैम्पिंग यूज करने का कोई फायदा नहीं होने वाला इफ आर इज लेस देन रूट टू, बिकॉज ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो डैम्पिंग का कोई फायदा हो नहीं रहा है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, तो ये दो पॉइंट और ये जो लास्ट थर्ड पॉइंट की टी आर के कंडीशंस में आपका जीरो होगा, तो एक तो आर जीरो पे हो गया और एक आर ग्रेटर आर इक्वल्स टू रूट टू पे हो गया। ठीक है, बाकी ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आर जीरो आर रूट टू टी आर वन वैलिड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ साइड, और फॉर नो डैम्पिंग केस मतलब कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग इज जीरो, देन वी कैन से कि टी आर इज दिस। और इस पे न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, इस पार्ट पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जस्ट एक काम करते हैं, गेट के क्वेश्चंस हम एक बार ट्राई कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जस्ट वन सेकंड, क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आपको जस्ट सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम subjected to sinusoidal force 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन एम्पलीट्यूड frequency along the axis of spring। ठीक है, स्टिफनेस मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। स्टिफनेस दिया है 150 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर इज 0.2 दिया है आपको, है ना। अच्छा, एंड आपको दिया है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी 10 ओमेगा। ठीक है, ये दिया एट स्टडी स्टेट।
एट स्टडी स्टेट से आपको मतलब समझ में आ रहा हो, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, amplitude of vibration, the amplitude of vibration, ठीक है। वाइब्रेशन आपको किससे बताना है, मीटर्स के टर्म्स में। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ऑप्शंस हैं आपके पास 0.05, 0.07, ऑप्शन सी 0.7 एंड ऑप्शन डी 0.9। हाँ ठीक, सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा इसका। What will be the answer? क्वेश्चन लिख लिया है तो फिर मैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ तब तक। इसको सॉल्व करो देन मैं एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन हुआ सॉल्व किसी से, एनीवन इससे सॉल्व हुआ तो आंसर बताओ, ठीक है। देन तब तक नेक्स्ट अगर हो गया तो इसको सॉल्व करो फिर देन, ठीक है। assume that the isolation is designed with its natural frequency, with its natural frequency, with its natural frequency
significantly less than less than 60 hertz. ठीक है, so that effect of damping the stiffness in Newton meter is required. Stiffness of the required mounting pad. Stiffness required of the mounting pad is किसी का आंसर आया इसका आंसर बताओ, किसी का आंसर आ रहा है? 0.2 नहीं सूर्य, आंसर 0.2 तो नहीं है, 0.07 एग्जैक्ट 0.07 आ रहा है क्या? हाँ 0.067 आ रहा होगा। हाँ मतलब वही चीज है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन तो 0.07 ही होगा, बट एग्जैक्टली अगर बात करोगे तो 0.0673 समथिंग आ रहा होगा। हाँ यस यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको वैसे ही पूरा कंप्लीटली लिखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल में वही ना, कभी भी ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कभी अप्रोक्सीमेशंस मत लेना। कोई भी न्यूमेरिकल हो कभी भी स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेशंस नहीं कंसीडर करें। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें भी तब अप्रोक्सीमेशन जब बोला हो कि अप टू 1 डेसिमल आंसर बताओ, अप टू 2 डेसिमल बताओ, अप टू 3 डेसिमल बताओ। कई बार होता है 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, तब उसके बाद हम देखेंगे बेसिकली कि हाँ जो भी अप्रोक्सीमेशन करना है। बट स्टार्टिंग में अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन करना है ना, आंसर लास्ट में आते आते काफी अलग हो जाता है। ठीक है, काफी अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे क्वेश्चन में के का वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, के गिवन है, साई गिवन है। ठीक है, ये एफ नॉट का वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और ये 10 ओमेगा, बेसिकली उसने ओमेगा एन का वैल्यू 10 ओमेगा दिया है, तो आपके पास जो ओमेगा बाई ओमेगा एन है जो कि आर होता है, वो क्या हो गया, दिस इज 1/10, मतलब दिस इज 0.1। ठीक है ना, ओमेगा एन यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, वहां 10 इधर नीचे जाएगा, तो सारी वैल्यूज तो दी है। पूछा गया था एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन स्टडी स्टेट, एफ नॉट बाई के, सिंपल कैलकुलेशन है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 0.0673। ठीक है, तो चेक करना आ जाएगा आंसर इसमें, सिंपल सा ही। ठीक है, नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ फिर, नेक्स्ट वाले का आंसर क्या है?
नेक्स्ट वाला आंसर इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस गेट में ही पूछा हुआ है। आई थिंक गेट में पूछा था वो, 2015 में पूछा था लास्ट क्वेश्चन, ये 2015। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2015 का है। ये भी 2015 के 2015। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देखो ना, ये लिखा है इट इज डिजायर्ड एट ओनली 5%। ये 5% का मतलब क्या है? ऑफ द बेस सरफेस वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बी ट्रांसमिटेड टू द इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली 5% वो बोलना चाह रहे हैं ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में, कि इतना ही ट्रांसमिट होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो ट्रांसमिसिबिलिटी आप उसने आपको डायरेक्टली गिवन कर दे दिया यहाँ पे, इट इज 5%। ठीक है, ये चीज। और एक चीज बोल रहा है इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग में बी इग्नोर्ड। मतलब कहीं ना कहीं वो बोल रहा है कि आप डैम्पिंग फैक्टर इग्नोर करो तो मतलब साई का वैल्यू 0। तो कितना है आंसर? अरे क्वेश्चन का लैंग्वेज जितना बड़ा है ना उतना छोटा उसका सॉल्यूशन है। डैम्पिंग इज 0। ये हमने लिखा था यहाँ पे टी आर डैम्पिंग 0 वाला केस। हाँ ये वाला केस। अच्छा, एक चीज देखो, पता है यहाँ पे शायद किसी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कई बार और ऐसे करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओमेगा एन स्क्वायर -1। ये चीज क्यों? क्योंकि ना जब आप किसी चीज का स्क्वायर करके अंडर रूट करते हो, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इज व्हाट, प्लस माइनस एक्स, दोनों हो सकता है पॉसिबिलिटी है। एक्स स्क्वायर का आपने करा ना अंडर रूट हटाया, तो एक्स कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, है ना? ये चीज होता है। तो वही चीज के लिए इसलिए आंसर ये ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, और करके यहाँ पे ये चीज भी लिख लेना। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? यहाँ से आप निकालोगे क्या?
कितना आंसर आ रहा है? ओमेगा आपको गिवन है कितना? 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज बोला ना, तो ओमेगा नहीं, वो बेसिकली आपको फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज हम ऐसे लिखते हैं, ये गिवन है। तो ओमेगा लिखना होगा तो क्या करोगे, 2 पाई एफ नहीं करोगे क्या? आंसर अब तो बता दो, आंसर कितना आ रहा है? अरे कुछ तो वैल्यू आ रही होगी सॉल्व करने के बाद, कि कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा। किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? यार इसको सॉल्व करोगे, ओमेगा एन का वैल्यू आ रहा है यहाँ से। सबसे पहले तो ओमेगा एन का वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू जो सॉल्व करके आ रहा है, इट इज अराउंड 82.26। 82.26 करके वैल्यू आ रही है। ओमेगा एन का जो वैल्यू सॉल्व करके आया था, इट इज 82 पॉइंट, ये वैल्यू अगर आ रही है तो बताओ, या कुछ दूसरा आ रहा है? 82.2662 ऐसा कुछ। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे, स्टिफनेस के का वैल्यू निकालोगे, इट इज अराउंड 6767.72। किसी का आ रहा है 6767 ना? हाँ तो बस ठीक तो है। सही है, सही है, करेक्ट करेक्ट। आई थिंक कैलकुलेशन चेक कर लेना भरत, शायद मे भी कहीं गलत हो। ओमेगा एन गलत आएगा तो फिर के तो गलत आएगा ही, इन केस अगर आपने ओमेगा एन गलत निकाला है तो। पचास फ्रीक्वेंसी कहाँ से ले लिया आपने? नहीं नहीं, 50 नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन का लैंग्वेज पता है बहुत बड़ा है, बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जब उसने सीधा डैम्पिंग फैक्टर 0 बोल दिया ना, तो सीधा फॉर्मूला ये लगेगा हमारा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला हमारा ये लगने वाला। ठीक है, तो आइदर दिस और दिस बोथ आर एप्लीकेबल, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, बोथ आर एप्लीकेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक लास्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। हाँ यस करेक्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। A machine of 250 kg mass is supported on springs of total stiffness
100 kilonewton per meter. Machine has an unbalanced rotating force of 350 Newton at speed of 3600 RPM, assuming damping factor 0.15. The value of transmissibility. Value of transmissibility. Calculate करो first क्या आएगा? Transmissibility. Transmissibility ratio. साई का वैल्यू दिया है, ठीक है। मास आपको गिवन है, टोटल स्टिफनेस आपको गिवन है, अनबैलेंस रोटेटिंग फोर्स आपको 350 न्यूटन दिया है एंड उसका आरपीएम भी गिवन है। कितना आएगा आंसर? फास्ट कैलकुलेट कर। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन, यार ये मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में आई थिंक इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, 2 मिनट 3 मिनट सफिशिएंट है। सॉरी। वन प्लस टू साई आर का होल स्क्वायर,
आर आपका ओमेगा बाई ओमेगा एन के लिए के और एम आपको गिवन है। ओमेगा कैसे निकालोगे, आपको क्या दे रखा है, आरपीएम दे रखा है ना, तो ओमेगा आप निकाल सकते हो 2 पाई n/60 करके, करेक्ट। 2 पाई n/60 से आप बेसिकली ओमेगा निकाल सकते हो, क्योंकि आपको आरपीएम गिवन है, ठीक है, रोटेटिंग केस है तो आपको आरपीएम गिवन है। आरपीएम गिवन है तो आप डायरेक्टली 2 पाई n/60 करके ओमेगा निकाल लो। ओमेगा एन के लिए के एंड मास, स्टेपनेस एंड मास आपको गिवन है डायरेक्टली, डैम्पिंग फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, बस सारी वैल्यूज तो गिवन है क्वेश्चन में। 0.016, हाँ यस करेक्ट, 0.016 इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, 0.016 is the correct answer. So this is your transmissibility ratio. ठीक है, this is your transmissibility ratio. क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो पार्ट बचेगा ना, वो कैम्स वाला पार्ट बचेगा, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों का कुछ लोगों का शायद मैकेनिक्स, आप में से किस मैकेनिक्स का, आप में से है कोई स्टूडेंट जो मैकेनिक्स पढ़ने वाला हो? अभी शायद नेक्स्ट अनाउंसमेंट हुआ होगा आप लोगों को शायद मैकेनिक्स का। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन है वो? आई थिंक शायद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है कि ऑफलाइन है सर? ठीक है, उसको हम क्या, इसी मतलब इस वाले जो पार्ट होगा, मतलब ये वाला जो वीक है, अपकमिंग वीक है, उसी में हम उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशन वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको ये एंड करते हैं। हाँ, थर्मो का क्लास हम क्या करेंगे, इसको ना 10 बजे से रखते हैं, ठीक है। थर्मो वाली क्लास को हम 10 बजे से रखते हैं, एंड थर्मो को भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्मो में हमारा ज्यादा पार्ट बचा नहीं है। एक अवेलेबिलिटी वाला पार्ट बचा है, अवेलेबिलिटी वाला पार्ट बचा है, तो उसको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे, मैक्सिमम वेडनेसडे थर्सडे तक खत्म, वेडनेसडे तक खत्म हो जाना चाहिए हमारा थर्मो वाला पार्ट। तो फिर उसके हिसाब से फिर आपका प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये एंड करते हैं, और 10 बजे से, अभी तो 9:20 हो रहा है शायद, है ना, तो 9:20 हो रहा है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 10 बजे से थर्मो वाला पार्ट, ठीक है। थर्मो हम 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फिर, है ना, ओके।